औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ नाज़रीन हाजिर है। नाज़रीन, हम आपके साथ कोशिश होती है हमारी कि पूरे हफ्ते में एक ही दफ़ा हम आपके पास आते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम आपको इंटरनेशनल अफेयर के हवाले से प्रोग्राम बताएं। जो लोकल करंट अफेयर्स बहुत सारे चल रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप तक जब तक कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं, जो आपके लिए यकीनन दिलचस्पी का बायस होती है। तो आपको पता है कि इस वक्त गजा की वॉर को आज 67वां दिन है और 67 डेज ऑलरेडी गुजर चुके हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और बमबारी और जंग की जो हालत है वहाँ पर जारी है। एक तरफा जंग है, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी फोर्सेस नहीं है हमास के पास, इतना बड़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे, लेकिन बहरहाल लेकिन हमास जिस तरीके से लड़ रही है वो बहरहाल लगता है कि या तो पसपा हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। और इसराइल ने तो कह ही दिया है कि जब तक हमास का वो मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं कर देंगे, जब तक वो जंग को जारी रखेंगे। लेकिन जो अफसोसनाक पहलू वो ये है कि अब तक 18,000 से ज़्यादा लोग जो है वो इस जंग के अंदर मर चुके हैं और शहीद हो चुके हैं वहाँ पर, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद है। और आज की जो अच्छी खबर है वो जो मैंने शेयर करनी वो ये है कि जनाब सीज फायर की जो एक रेजोल्यूशन थी 193 मेंबरान ने जो कि यूएन के अंदर पेश की थी, उसके अंदर जनाब 153 मेंबरान ने उसकी सपोर्ट में हिमायत में उसका जो है ना उसको पास, ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन थी सीज फायर के हवाले से, तो 150 मेंबरान ने जो है उसको सपोर्ट किया है और जनाब 23 मेंबरान ने जो है उसको एब्सटेन किया है। और 10 कंट्रीज जिनमें अमेरिका, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, शायद फ्रांस और दीगर दूसरे ममालिक शामिल हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की है। 10 ममालिक हैं जिन्होंने मुखालफत की है और 23 ममालिक जिन्होंने एब्सटेन किया, उसमें यूके, जर्मनी, इटली, यूक्रेन और दीगर ममालिक उसके अंदर शामिल है। बहरहाल ये खुश आइन बात है कि एक आलमी ज़मीर जो है वो किसी ना किसी तरीके से जिंदा है और इस आलमी ज़मीर का जिंदा रहना बहुत अहम है, क्योंकि कहीं हमारा आलमी ज़मीर अगर मर गया तो ये इम्कानात होने कि दुनिया के अंदर हर तरफ जंग व जदल फैल जाएगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि जनाब गजा के मुसलमानों को और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अल्लाह ताला इस मुश्किल से आसानी अता फरमाए। और इसराइल की भी इस हवाले से जो है वो काफ़ी सारे नुकसान हुए हैं। आज उनकी भी जो मीडिया है और मैं मुख्तलिफ अखबारात उनके पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इसराइल और हार्स करके उनका एक अखबार है, और फिर मेरी जनाब मसूद अब्दाली साहब जो कि हमारे इंटरनेशनल अफेयर के एनालिस्ट हैं उनसे भी बात हो रही थी। तो इसराइल के भी हवाले से जो है इसराइल को भी काफ़ी हजीमत इस पूरी जंग के अंदर उठा रहा है। वो अब तक 430 उसके सिपाही जो है वो लुक़मा अजल हो चुके हैं। इसके अलावा 2000 के करीब उसके सिपाही जो हैं वो डिसेबल हो गए हैं और तकरीबन कोई 5000 के करीब जो है वो ज़ख्मी हैं। तो एक बहरहाल जंग तो ऐसी चीज़ होती है जिसमें दोनों तरफ ही नुकसान उठाना पड़ता है और हम मसूद अब्दाली साहब से यकीनन जो है इस हवाले से डिटेल लेंगे। इसके अलावा जो तीसरा मेरा है मौजू, एक और जो मौजू मेरा है कि पाकिस्तान के हवाले से खुशखबरी है, आपको सुनाएंगे। एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे उस पर मसूद अब्दाली साहब से। और तीसरी अहम जो करंट अफेयर के हवाले से है कि जनाब कि एक तो आज कनाडा ने जो है वो सीज फायर के हवाले से हिमायत की है और उसने इसकी हिमायत में वोट दिया है और एक हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है। और वो तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बुतरसा जद्दोजहद कर रही थी उसके अंदर जो है वो जस्टिस ऑफ ऑल भी हैं, उसके अंदर NCCM भी हैं, फिर तमाम नौजवानों की एक बड़ी तादाद, इतने बड़े बड़े मुजाहरे यहाँ पर हो रहे थे। MPs और MPPs के साथ जो है वो लेटर उनको भेजे जा रहे थे। लगता है कि उसके कुछ असरात जो है कनाडा के ऊपर पड़े हैं और उसी वजह से आज कनाडा ने सीज फायर की जो रेजोल्यूशन है उसकी जो है हिमायत की है। इसके अलावा जो मेरा अगला मौजू होगा वो ये होगा कि जनाब आपको पता है कि शहर में बढ़ते हुए कार चोरी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं और बेपनाह बढ़ते चले हैं। सिर्फ 2023 के अंदर अब तक की जो खबरें उसके मुताबिक 9,747 9,747 कार जो है वो चोरी हो चुकी हैं जनाब GTA से, और ये एक बड़ी तादाद है। इसके अलावा रिपील रीजन पुलिस ने अभी पिछले ही दिनों एक बहुत बड़ा जो गैंग है उसको फाइंड आउट किया, उनको पकड़ा है। उसमें से जनाब 12 लोगों को उन्होंने तकरीबन जो है ना वो पकड़े और उनके ऊपर कोई 81 चार्जेस जो हैं लगाए हैं गाड़ी चोरी के और इंश्योरेंस फ्रॉडुलेंट के। इंश्योरेंस फ्रॉडुलेंट के हवाले से मैं और भी आपको बता दूं कि इसके अंदर जाहिर सी बातें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। वो जनाब के क्या हुआ कि कोई गाड़ी आपको गाड़ी क्या करते हैं उसका विन नंबर चेंज कर देते हैं, विन नंबर चेंज करके उसको भेज देते हैं और जिन साहब की वो गाड़ी होती है वो गाड़ी वो कहते हैं जनाब कि मेरी, और जाके वो
पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई और इंश्योरेंस से पैसे क्लेम कर लेते हैं। एक तरफ वो विन नंबर चेंज करके उसको गाड़ी को बेच भी देते हैं और दूसरी तरफ जो है वो इंश्योरेंस वालों से अपने पैसे ले लेते हैं और जनाब इस तरीके से एक फ्रॉड जारी था। तो इस हवाले से भी जो है वो पुलिस ने बड़ा काम किया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और जनाब उनके ऊपर 81 चार्जेस लगाए हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं कि एक बार बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि 2023 के अंदर अगर आप देखें तो तकरीबन जो है वो पुलिस ने जो 1000 कारें जो है वो बरामद भी की हैं, जो कि तकरीबन बहुत बड़े मतलब उसको तकरीबन $60 मिलियन की उसकी मालियत बनती है जो कारें उन्होंने बरामद की हैं। तो एक पूरा आप कैसे हैं कि एक बड़ी माफिया है जो इस हवाले से काम कर रही है, बड़े गैंग से इस हवाले से काम कर रही हैं। हमारे एक दोस्त हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम मुफ्ती साहब जनाब, उनके घर से 2 गाड़ियां उनकी पहले चोरी हुई और कल जो है उन्होंने एक रीसेंट वीडियो डाली है कि कोई जनाब उनके गैराज पे फिर आया, उनकी गाड़ी को चोरी करने की कोशिश की। वो कार थेफ्ट के हवाले से भी हम एक गुफ्तगू करेंगे। हमने अपने मेहमान को बुलाया हुआ है और जनाब अब्दुल क़य्यूम मुफ्ती साहब को। तो पहले आइए हम जो है वो अब्दाली साहब से बात करते हैं गजा के हवाले से। तो जैसा कि नाज़रीन मैंने इब्तदा के अंदर आपको बताया कि आज हमारे मौज़ूआत के अंदर जो हमारा पहला मौजू है वो ज़ाहिर है गजा की जंग जारी है और आज 66 या 67वां दिन है कि जंग जारी है मुसलसल और रुकने का नाम नहीं ले रही। बहरहाल आज एक बहुत अच्छी खबर ये है जो आपके साथ हमने इब्तदाइये में भी डिस्क्लोज की है और उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे कि जनाब UNO के अंदर जो एक रेजोल्यूशन है वो पास्ड हो गई है सीज फायर के हवाले से और 53 ममालिक ने जो है वो उसको सपोर्ट किया है, जबकि अगेन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जनाब क्या कहते हैं इसराइल ने उसकी मुखालफत की। 10 ममालिक हैं जिन्होंने की है मुखालफत, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर UK ने, जर्मनी ने, इटली ने और फ्रांस ने, तमाम ने अब्सटेन किया है। 23 ममालिक ऐसे जिन्होंने अब्सटेन किया, जिन्होंने किसी की मुखालफत नहीं की और हिमायत नहीं की। और बहरहाल ये कि जो सऊदी अरब के जो वहाँ पर जिन्होंने ये पेश की थी रेजोल्यूशन, उन्होंने इसको बड़ी खुशाइन बात की और कहा है कि दुनिया जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जो है ना वो रोकना चाहती है। तो बहरहाल इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले जनाब अब्दाली साहब क्या खबरें जंग के हवाले से वो बताइए हमें। तो ये सूरत हाल है कि इस तरह की जो सूरत हाल है वो तो मुझे लग रहा है कि अब तक 60-65 दिन फरमारे हो गया ना, दुनिया जो है वो उनकी हिमायत पे कमर बस्ता है। मतलब अभी आप देखें कल बल्कि मैं तो बात कहूँगा कि ये मुसलसल इनके बारे में कहा जा रहा है ना, जो बाइडेन साहब के बारे में कि ये बूढ़े हो गए हैं और अब इस काबिल नहीं रहे कि फैसला कर सकें और दिमागी आर्ज में मुबतला। मुझे वाक़तन उनके बयान से ऐसा लगता है कि वाक़तन ये इंतजामिया जो है वो अब होशाबाज खो बैठी। मतलब कल मैथ्यू मिलर साहब ने, जो इनके तर्जुमान है वजारत खारजा के, उन्होंने कहा कि गजा के मसले का कोई पुरअमन हल है ही नहीं, इसका सिर्फ अस्करी हल है। वो जब तक हमास का खात्मा नहीं होता वहां अमन कायम नहीं होगा। ये एक ऐसा शख्स कह रहा है, ऐसा मुल्क का यानी नुमाइंदा कह रहा है जो मेजबान है अक़वाम मुत्तहिदा का, यानी अक़वाम मुत्तहिदा यहाँ पर है अमेरिका में, और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ये कहता है कि तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए होगा। बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के ख्याल में तो एक डिप्लोमेसी की नाकामी, सफारतकारी की नाकामी जब जंग शुरू हो जाए, आप तमाम मसाइल का हल जो है वो पुरअमन तरीके पर हल करते हैं। और अमरीकी वज़ीर खारजा के तर्जुमान ये कह रहा है कि इसका सिर्फ अस्करी हल मौजूद है। इसी तरह आप देखें कि वो मुसलसल वो कल कह रहे हैं, कल उन्होंने कहा कि मेरे दिल खून के आंसू रोता है जब मैं तस्वीरें देखता हूँ उन बच्चों की, और जब मैं देखता हूँ कि वो जो जंगी कैदी जिनको उन्होंने पकड़ा है उनको वो बिल्कुल बरहाना करके पेश कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। लेकिन उस शख्स में देखो वो कहते हैं जंग बंद नहीं होगी, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप कैसा। अच्छा एक और इसमें मैं बताऊँ, जो ये यूरोपियन यूनियन के वजीर खारजा हैं बोरेल साहब, कल उन्होंने ये कहा है कि हलाक होने वाले में 70% औरतें और बच्चे हैं। और उन्होंने एक और बात कही कि जितनी रिहायशी इमारतें, यानी रिहायशी इमारत उनकी इमारत ये कि मफाद आमा की इमारतें, मतलब अस्पताल है, यूनिवर्सिटी है, अदालतें हैं, चर्च है और मसाजिद है, जितनी शहरी इमारतें गजा में तबाह हुई हैं, इतनी जर्मनी में 202 जंगी अजीम के दौरान तबाह नहीं हुई थी। ये बोरेल साहब फरमा रहे हैं। लेकिन देखिए इतनी सूरत हाल नाजुक है, इसके बावजूद कहीं पर भी ये जो बड़े हैं जो या तो वो न्यूट्रल हैं, आज जैसे बहुत से लोग न्यूट्रल हो गए, या उसके हामी हैं। यानी कोई भी खुल करके जंगबंदी के बारे में बात नहीं कर रहा है। सलामती कौंसिल के इजलास में सिर्फ फ्रांस था। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी क्या वजूहात आपको समझ में आती है कि क्यों यूरोपियन और अमेरिकन ममालिक जिसमें बहरहाल कनाडा आज शामिल नहीं है,
उसके अंदर ये अमेरिका हो गया, ये सारे यूरोपियन ममालिक हो गए जो कि 23 के करीब जो जिन्होंने अब्सटेन किया है और 10 ने जिन्होंने मुखालफत की, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, यूके भी शामिल। तो क्यों, क्या वजूहात है कि वो खुलकर एक राय अम्मा, एक मतलब देखिए ना, ये चैंपियन है ना सारे यूरोप और अमेरिका, तो ह्यूमैनिटेरियन राइट का चैंपियन है। कहीं बिल्ली और कुत्ते और छोटे छोटे जानवर कहीं हादसे का शिकार हो जाएं तो एक पूरी न्यूज़ बन जाती है। तो क्या वजूहात हैं इसकी? वजूहत देखिए, इसकी वजह बड़ी अच्छी कही थी जिमी कार्टर साहब ने एक बार। उन्होंने कहा कि निजी नशिस्तों में ये सब लोग नाला हैं इसराइल से, अच्छा, लेकिन सियासी एतबार से इनके लिए कहना बहुत मुश्किल। देखिए ना, आलम हालांकि अब ये आलम हो गया है कि अमेरिका की 3 जो बड़ी जामियात हैं, MIT, यूपेन और हार्वर्ड, इनके चेयरमैन को बुलाया गया यानी समात के लिए उसके अंदर कमेटी के सामने के एंटी सेमेटिक के बारे में राय दें, और इतना दबाव हुआ कि यूपेन की प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, ये मुतालबा उनका उससे भी, MIT से भी, उससे भी था, हार्वर्ड भी था, हार्वर्ड की चेयरमैन से भी। लेकिन इत्तेफाक से ये कि उनकी पूरी एकेडमिक काउंसिल उनके पीछे आ गई और उन्होंने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अभी देखिए, आलम ये हो रहा है कि अब एकेडमिक्स जो है, एकेडमिशियन जिसे कहते हैं, असातिज़ा को तो आज़ादी होती है ना, बस जामियात में तो हर चीज़ पर रिसर्च होगी, जामियात में तो ये नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत, तो हर बार तो वो अब इसके लिए तैयार नहीं कि जामियात में भी, जो वो मुसलसल इसरार कर रही थी, वो जो नशिस्त के दौरान जो वो हमारी वो हैं मेंबर कांग्रेस, वो कह रही थी आप ये कहें कि जो कुछ हुआ है 7 अक्टूबर को गजा वहां पर हमास ने किया, वो यानी नस्ल कुशी है। तो वो ये कह रही थी, वो तीनों प्रोफेसर आजाद, कि भाई इसकी रिपोर्ट आएगी तो हम फैसला करेंगे, आपके कहने के बारे में ये नहीं कह सकते। बल्कि उन्होंने ये बात कही, खासतौर से हार्वर्ड वाले ने, कि यकीनन अगर किसी ने बेगुनाह लोगों को कत्ल किया नस्ल की बुनियाद पर, तो ये नस्ल कुशी है। लेकिन हमारे जब तक खबर नहीं आती, हम असातिज़ा हैं, हम उस्ताद हैं, हम लोग तहकीक करने वाले लोग हैं, तो हम नहीं करेंगे। तो ये जो आप बात फरमा रहे हो, ये कि इस कदर दबाव है इसराइली लॉबी का अमेरिका में, कि कोई शख्स जो है बात नहीं, ये बात हद तक देखें ना, हमारी जो मुसलमान कांग्रेस वुमन है, अभी जो करारदाद मंजूर हुई है कि ज़ायनिज़्म की मुखालफत ऐसे ही जैसे सेमिटिज्म, यानी देखें इसका मतलब आप यानी इसराइल की मुखालफत का मतलब यहूदी की मुखालफत, उसके हक में इल्हान उमर ने वोट दिया। अब मसला ये है कि जो इस कदर खौफ है इसराइली लॉबी का यहाँ पर, खातू का इलेक्शन होने वाला है अगले 1 साल के दौरान, तो इसलिए हो रहा है। लेकिन यानी अगर इनसे अच्छा, मतलब ये खौफ कहीं सिर्फ अमेरिका में नहीं है, बल्कि कनाडा भी, हमारे यहाँ एक NDP की खातून लीडर थी, उनको निकाल दिया गया कॉकस से, उनको निकाल दिया गया, उनको पार्टी से हटा दिया गया इस बात पर कि उन्होंने हिमायत की थी और कहा था कि बर्बरियत है गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है। तो वो उनके अल्फाज की वजह से, मुसलमान थी वो, और उनको NDP से के MP थी, वो निकाल दिया गया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये सारी दुनिया में, मुझे यूरोप अमेरिका में जो ये जो लॉबी है, इसराइली लॉबी है, ये बहुत स्ट्रांगली जो है ना उसकी पोजीशन है यहाँ पर। और किसी भी, ना सिर्फ ये कि नॉन मुस्लिम, बल्कि किसी भी शख्स के लिए आसान नहीं होता कि जनाब कि वो फ़लस्तीनियों की हिमायत में खुलकर बात कर सके। इसराइल के खिलाफ नहीं बोल सकता, मतलब ये भी तय बात है। लेकिन वैसे भी एक और बात, जो मुसलसल में एक और बात जो कहूँगा, नई जो डेवलपमेंट अब सामने आ रही है। देखिए, इस जंग में जैसे कहते हैं ना कि हर जंग में सबसे पहली शहीद सच्चाई होती है। जी। अच्छा, और इसराइल ने तो आपको मालूम है गैग ऑर्डर इशू, लफ्ज था गैग ऑर्डर इशू, कहते हैं जबाबंदी के, वहां कोई भी प्रेस रिलीज जारी नहीं हो सकती जब तक कि वो जो उनकी वार काउंसिल है, जिसके अंदर वज़ीर आज़म साहब और बेनी गैंट साहब जो साबिक वज़ीर वो पोजीशन के हैं, जो साबिक वो थे फौज के सरबराह, इसके अलावा एक और एलिन कैंट साहब हैं, ये लोग 4-5 लोग हैं, उनकी मर्जी के बगैर ये खबर शाये नहीं हुई इसमें। लेकिन तफसील एक बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि रूसी टेलीविजन ने ये किया कि उन्होंने जाकर के जो फौजी कब्रिस्तान था उसके डायरेक्टर से मुलाकात कर ली। अच्छा। और उसके डायरेक्टर ने उनसे कहा कि हमने उसे पूछा कि आपके कितने जनाजे आ रहे हैं, तो उसने कहा औसतन हर घंटे में 1। अच्छा। तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ RT वाले को, उसने कहा भाई तो बहुत ज्यादा नंबर है, हर घंटे में 1 अगर लाशें आ रही हैं मतलब। तो उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया तो 18 और 19 नवंबर के दरमियान, यानी जो 48 घंटे थे, उन्होंने कहा 50 मैयतें दफनाई हमने। इसका मतलब वाकईतन एक लाश पर आवर जो है गलत नहीं थे। फिर एक और बहुत बड़े लोग जो हैं इस जंग में मारे जा रहे हैं, आपने देखा होगा जो खुद इसराइल ने खुद कहा है कि उसके 430 जो है वो फौजी मारे गए हैं और तकरीबन 2000 जो है डिसेबल हो चुके हैं। बिल्कुल,
ये बिल्कुल। आज की तो खबर है। 5,000 इसमें जख्मी है दो। हाँ अच्छा, फिर एक और कि इनके जो प्रोपेगेंडे की बात है ना, मुसलसल ये आ रहा है कि वो पानी डालेंगे हाँ सुरंग के अंदर। हाँ अब वो, लेकिन कल वो खबर आई है कि उन्होंने कहा, इनका एक इब्रानी अखबार है, मुझे उसका नाम नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त जहन में। उसने कल यह कहा कि अब तक इन्हें कोई सुरंग मिली ही नहीं, यानी अब तक अच्छा वो कोई सुरंग दरियाफ्त नहीं करते। और जो सुरंगें मिली हैं वो दरअसल आग के गड्ढे थे जो हमास ने बनाए थे इनके लिए। इनकी ज्यादातर जो मौत वाकई हुई है वो ज्यादातर सुरंग तलाश करने में, कि उन्होंने, हमास ने, उनका कहना है, हमास ने बहुत सारी जाली सुरंगें बनाई हुई पूरे हर जगह पर, जगह जगह, जिसके अंदर उन्होंने बारूद बिछा कर रखा हुआ। तो वो कहते हैं आग के गड्ढे हैं वो, जैसे ही वो जाते हैं। हाँ तो इनके अक्सर लोग जो मारे, जनरल साहब का बेटा जो मारा गया था, हाँ हाँ एलेंस कैंट का, वो उसी में गया था। वो एक सुरंग के अंदर उतरा और सुरंग फट गई। तो मुझे लग रहा है कि एक और जो, मैं समझता हूं कि शायद अगले 2-3 हफ्तों के अंदर इसराइल खुद जंगबंदी पे आमादा हो, हाँ। अगर उनकी। लेकिन लेकिन जो इशू लेकिन है एक ना, और मसला उसमें सियासी का मतलब है कि जंगबंदी का मतलब ये है, हाँ जंगबंदी का मतलब ये है कि ये सारे हकायक सामने आएंगे तो वज़ीर आज़म को इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी इतने बड़ा स्कैंडल वहां बन रहा है, तैयार हो रहा है जेर हाँ जमीन उनके खिलाफ, हाँ नेतन्याहू के खिलाफ, कि नेतन्याहू या तो एक मुकम्मल फतेह मुबीन करके दें अपनी कौम को, तो बात हाँ बनती है। हाँ हाँ लेकिन जिस, और जब अब तक लोग इसलिए चुप हैं, इस बेख्तलाफ के लोग, कि हाँ वो जंग की हालत है, ज़ाहिर इसमें बड़ी बुरी बात हाँ होती है। लेकिन जिस दिन जंग बंद हुई उस दिन नेतन्याहू को इस्तीफा देने पड़ेगा। ये एक वजह और भी है कि हुकूमत जंग बंद नहीं करना चाहती, यानी कि प्रेशर तो है, दबाव तो है इनके ऊपर हर तरफ से। तो हाँ भाई हाँ देखिए ना, अब अजीब सी बात है कि हमारे बाइडेन साहब कल फरमा रहे हैं कि इसराइल की हिमायत कम होती जा रही है और उसे जंग जल्द अज जल्द जो है वो जंग को मंतिक अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि, तो जो मैं आपसे अर्ज करूँ वो ये कि इस वक्त जो इसराइली फौज का नुकसान, और अब सामने आना शुरू हो गया लोगों के। देखिए ना, झूठ बोल करके बात न बना कर आप कुछ करते, लेकिन लाशों का आप क्या करेंगे जब लाशें आती हैं? अच्छा, लाश ज़ाहिर के आसमान से तो नहीं, उसके कोई बाप है, बेटी है, बहन है, भाई है, बीवी है, तो खबरें पहुंच रही हैं। तो इसलिए से मुझे लगा कि एक नया दबाव जो इस वक्त इनके ऊपर है, हुकूमत के ऊपर, इसराइली हुकूमत के ऊपर, वही कि उनका नुकसान भारी, इतना नुकसान वो कह रहे हैं हमने कभी, दो बड़ी बड़ी भारी जंगें 67 और 73 की हमने देखी, लेकिन ऐसा नुकसान हमें नहीं हुआ जैसा नुकसान हमें गाजा में हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये कि कुछ दिन के बाद ये इसराइली फौज, इसराइली हुकूमत मजबूर होगी इस बात पर कि वो अमन कायम करे। अच्छा, एक चीज और भी जो हुई, एक दो तीन चीजें जो कि इस पूरी जंग के दौरान अब तक बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से काफी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट की एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके यहाँ भी बड़ी, एक तो ये कि 81 जो है वो वर्कर्स जो यूएन के हैं वो भी इस पूरे जंग के अंदर मारे जा चुके हैं अब तक। और इसके अलावा जो है एक बड़ी तादाद सहाफियों की जो है भाई, ये दो एलिमेंट्स जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसके ऊपर बड़ी तशवीश है पूरी कम्युनिटी को, दुनिया की कम्युनिटी को, खासतौर पे जो जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी, और जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी। तो इस हवाले से क्या प्रेशर है इसराइल के ऊपर? देखिए, इसको भी मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शायद अक़वाम मुत्तहिदा के जो लोग मारे गए हैं वो, और सहाफ़ी तो सारे के सारे अरब हैं, ज़्यादातर ठीक, फ़लस्तीनी सहाफ़ी जो मारे गए हैं, यानी वो जो ठीक है। अल जज़ीरा के थे या पैलेस्टीनियन टाइम्स के थे, यानी एक आध इनमें बाहर के लोग थे, ये सब मारे गए। तो आपको पता है कि वही वाली बात के मगरिब का कुत्ता और बिल्ली मरे तो बहुत अहम चीज़ होती है। और यहाँ का मतलब वो जो नेफ्रोलॉजिस्ट जिनका इंतकाल हुआ है वहाँ पर, जो अमेरिका से पढ़ के गए थे वहाँ पर, जिनका नाम याद है, गालिबन मोहम्मद कुछ है उनका, शराफत। वो साहब जो हैं, वो देखें उनके बारे में, हालांकि यानी वो उससे पहले कहा था, बताया था कि मुझ पर हमला होने वाला है, उस पर हमला, कल एक सहाफ़ी के बाप को मार दिया, यानी कि हमला तो सहाफ़ी पे किया था उन्होंने, लेकिन ज़ाहिर है कि वो बच गए और उनके वालिद साहब शहीद हो गए उसके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आप फरमा रहे हैं कि दबाव पड़ेगा, ये क्या नाम है, जर्नलिस्ट बियॉन्ड बॉर्डर, ये सब लोगों का, मैं समझता हूँ कि ये वो इस चमड़ी का भी मामला है। ये सारे जो है, इसमें से कोई गोरा यूरोपियन होता तो शायद असर पड़ता। ये मतलब ये है ना कि जिससे कहते हैं कि नहीं, खाक नशीनों का चमड़ी तो फलस्तीनियों की भी गोरी है, ऐसी बात नहीं है। रिस्क खाक हुआ ना, ये खून खून फकीरा था, रिस्क खाक हुआ। तो इनके खून की कोई ऐसी इज्जत और वैल्यू है नहीं। बना देखें, मुझे खुद बताएं, आज इस वक्त अगर किसी जगह पर 20,000 शहरी मारे जाएं किसी जगह पर, तो दुनिया में कयामत आ जाती है। सही यानी कोई बात। मजाक बात नहीं है। 20,000, और उसमें शिरखार बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मारे गए। फिर पूरे का पूरे जो है इस वक्त, एक और जो मतलब आपने देखा होगा, जो कल खबर आई है अक़वाम मुत्तहिदा की, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि उनके यहाँ 15 वबाई अमराज के 3 लाख केस जो है वो एक महीने के दौरान आए।
तो इसका नहीं, मतलब अच्छा वो आज की जो ताज़ा तरीन खबर है उसके अंदर ये कि एक और हॉस्पिटल्स को जो है वो निशाना बनाया है, और उसको भी, यानी कि इस वक्त इसराइल की जो स्ट्रेटजी नजर आती है वो ये नजर आती है कि तमाम हॉस्पिटल्स, तमाम जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंप्लीटली वैनिश्ड आउट कर दिया जाए, और जनाब किसी भी तरीके से जो है ना उस इलाके के अंदर कोई ऐसी सरकारी इमारत या सरकारी सर्विसेज मौजूद ना हो उस इलाके में, और बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। इसकी क्या वजूहात हैं वैसे? नहीं, देखिए वो जगह, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। देखिए जब तक फलस्तीनी रहेंगे मसला रहेगा। अच्छा। वो ये चाहते हैं कि इस तरह बमबारी करके दो काम करें, या तो ये कि वहां तो बिल्कुल उस जगह को रहने के काबिल न रहे, ताकि वो हाँ नहीं देखें जंग खत्म हाँ भी हो गई तो ना, और उन लोगों को मिस्र भेज दिया जाए, सैनाई में। बार बार वे कह रहे हैं हाँ सहराई सैनाई में भेज दिया जाए उनको। इसी तरह वो उनके बारे में कह रहे हैं, वेस्ट बैंक के बारे में, कि उनको उर्दन कबूल कर ले। वो नहीं, वो कहते हैं हमारे यहाँ फिट नहीं हो रहे हैं ये लोग, हम हाँ अपनी कॉस्ट, बल्कि वजीर साहब ने कहा हम अपनी कॉस्ट पर इनको आपके यहाँ भेजने के लिए तैयार हैं, चले जाए। तो इसराइल ये चाहता है कि अब गजा में और वेस्ट बैंक में ही वो रह गए हैं फलस्तीनी, बाकी हाँ जगहों से फलस्तीन को मार के निकाल दिया है। तो अब वो चाहते हैं कि अच्छा, सबसे स्ट्रांग वो गजा में थे वो, इसलिए कि गजा अलग था, हाँ इनकी हुकूमत थी वहां पर। तो वो चाहते हैं कि गजा को इस हालत में कर दें, यानी पत्थरों का ढेर बना दें, वहां पर जो पानी वगैरह बंद हो जाए, वहां पर इतनी वबाई अमराज फैल जाए, रहने की जगह न रहे, और लोग वहां से जाहिर है कि कब तक रेजिस्ट करेंगे। देखा ना, इंसान की एक हद होती है रेजिस्ट नहीं करने नहीं, की, रेजिस्ट किया जा इज अ सकता वेरी पेनफुल, इतना आसान नहीं है। मतलब इंसानी तारीख में एक शख्स ने वहां पर अपने बच्चे, दो बच्चों को एक साथ लाशें उठाया हुआ है और दफना रहा है। किसी के खानदान के 5 अफराद, किसी के खानदान, मतलब इंसानी जहन में जो पेन होता है, वो है। पेन से जिस तरीके से वो गुजर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि एक नाकाबिले बर्दाश्त पेन और है। ऐसा मैं एक बात बताऊं, जो लोग मर गए वो खुश नसीब हैं, हाँ जो हाँ नहीं, जिंदा उनसे उनकी जिंदगी है जी रहे हैं, जो बेचारे मर गए बेशक खैर बेशक वो तो बेशक। है। मैं ये क्या, उन्हीं वो का फिर पेन की बात कर रहा हूं, जो लोग जिंदा हैं उनकी पेन का अंदाजा करें आप इस वक्त। बिल्कुल। तो ये मतलब, तो मेरा ख्याल है, मतलब ये इंसानी जमीर की बात है, कि इंसानी जमीर को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इतने लोग मर रहे हैं। और फिर वो देखें, इसराइल तो तमाम कार्रवाई कर रहा है, जो मतलब जो मतलब नसप्रस करते हैं कि आप जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करें, उनके पानी हाँ के जखायर को तबाह करें, उनके स्कूल। अब देखो ना, कोई स्कूल वहां नहीं छोड़ा जी। उन्होंने, कोई जामियात वहां नहीं छोड़ी, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा वहां पर। अच्छा, उसमें मजहबी उसमें भी देखें कि मस्जिद के साथ साथ गिरजा भी गिरा रहे हैं। ऐसे नहीं खाली मस्जिद की दुश्मनी है, वहाँ बड़े कदीम 2 गिरजे थे, उन्होंने उसको भी तबाह कर दिया। तो हाँ और ये सब चीजें टारगेट किलिंग के तौर पर कर रहे हैं वो, बिल्कुल टारगेट बना करके। तो मुझे नहीं लगता कि जो फलस्तीन का जो मसला है, वो मतलब एक इंसानी अलमिया तो लिखा जाएगा तारीख में, तारीख का तो एक वाक़या हो गया, लेकिन उन गरीबों को मुझे रिलीफ हमारी, यानी जिसे कहते हैं कि मुस्तकबिल करीब में मुझे नजर नहीं आता कि उनको कोई कोई रिलीफ मिलेगा उन बेचारों को। अच्छा, तो ये तो थी आज की, तो मतलब नाज़रीन के ताज़ा खबरें, जो गज़ा के हवाले से कुछ चीदा चीदा खबरें थी जो कि हम जमा करते हैं आपके लिए पहुंचाने के लिए। और यकीनन हमारा मकसद यही होता है कि हम आपको बहुत सारी वो स्टोरीज बताएं, बहुत सारी वो मालूमात दें जो आम तौर पर आपको खबरों के अंदर नज़र नहीं आती और मुख्तलिफ होती हैं। और अब्दाली साहब जना हमारे लिए ढूंढ के लेकर आते हैं। अब्दाली साहब ने आज एक पाकिस्तान के हवाले से खुशखबरी हमें मेरे साथ शेयर करनी है, और पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है। बड़े दिनों के बाद जो है ना, हमें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो चांसेस हैं वो ओपन हो रहे हैं। बहरहाल इसकी तमाम तर मतलब देखते हैं कि ये सूरत हाल कैसे बनती है। तो अब्दाली साहब से पहले तो न्यूज़ पूछें जी। अब्दाली साहब, एनर्जी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या खुशखबरी है? देखें, इससे पहले मतलब उसका बैकग्राउंड क्या आपको पता है कि जब ये वलीअहद जो है मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने जब इख्तियार संभाला था, तो उन्होंने एक विजन 2030 का ऐलान किया था। जी जी। विजन क्या कैसा देख रहे हैं सऊदी अरब। तो उन्होंने उसमें एक बात कही थी कि हम चाहते हैं कि तेल पर कौमी मीशत का दारोमदार कम हो जाए। इस वक्त सऊदी अरब की मीशत की बुनियाद जो है तेल और ज़ियारात पर है, यानी हज और उमरा और तेल, इसके ऊपर है। तो वो कहते हैं तेल भी हम खाम तेल बेच रहे हैं। और बहरहाल दुनिया में खाम तेल बेचने वाले ममालिक जो हैं वो तरक्की नहीं करते, तरक्की करते हैं सनती ममालिक, यानी खाम तेल के बजाय अगर वो लुब्रिकेंट बेचें। देखिए ना, अरामको इतनी बड़ी है, उसका एक पेट्रोल पंप दुनिया में नहीं है ना, वो खाम तेल बेचते हैं। उसके बाद छोटी छोटी कंपनियां अमेरिका में आप देखें जिनके अपने पेट्रोल पंप है। तो उन्होंने ये कहा था कि जब वो अरामको को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि हम चाहते हैं कि अब तेल पर दारोमदार तो हम कम करें, और तेल जो बेचें खाम तेल के बजाय अब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचें, एनर्जी यानी टेक्नोलॉजी बेचें।
तो इन्होंने दो काम किया इस साल। एक, आपको मालूम है अमेरिका में बहुत बड़ी ये जो होती है ना, ये ऑयल चेंज के अदारे ऑयल चेंज करते हैं, फिल्टर चेंज करते हैं, टायर चेंज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी वेल्वो बहुत लाइन, सारे मेरे ख्याल वेल्वो लाइन आपके यहाँ भी होगी। तो उन्होंने वेल्वो लाइन इस साल मार्च में खरीदी कोई $2.6 बिलियन की, 2 अरब 65 करोड़ डॉलर की, जिसको कोई 1,000 के करीब स्टेशन है। अच्छा। इससे फायदे होगा कि उनके अपने लुब्रिकेंट जो हैं, जो यानी जब ऑयल चेंज में लुब्रिकेंट इस्तेमाल, ऑयल चेंज में इस्तेमाल, इंजन ऑयल इस्तेमाल होगा। अब आरामको का ऑयल इस्तेमाल, यानी एक तो इनको इतना बड़ा बिजनेस आ गया जिसका बिजनेस गालिबन 1 अरब 40 करोड़ डॉलर सालाना है। अब ये सारे का सारा इनका इस्तेमाल होगा। इसी मॉडल पे उन्होंने पाकिस्तान में एक नई कंपनी अभी बनी है 2015 में, गैस एंड ऑयल, जियो। ये कमाल ये है कि इसको बनाया है चंद यानी माहिरीन ने खुद। उसमें से एक साहब, उनका नाम गालिबन रियाज है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके, वो अपने बाप वालिद साहब के साथ जो है बिल्कुल बचपन में जब छोटे थे, वो थे ना छोटे काम करते हैं अपने बाप के साथ, उनके वालिद साहब का ये बिजनेस था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो बेचा करते थे, तो अपने वालिद साहब के साथ काम करते थे। तो इस तरह के 4-5 लोगों ने मिलकर जियो बनाई 2015 में, और आज यानी 2015 में, अब तो 9 साल हुए से 15, हाँ कितना 9 साल हुए 2023 में, उनके 1100 पेट्रोल पंप हैं इस वक्त। और उन्होंने शुरू किया था पंजाब में, हर जगह ला रहे। और एक और बात उनका कमाल ये उन्होंने किया कि ईवी चार्जर, ये ना इलेक्ट्रिक कार के लिए जो बैटरी चार्जिंग नई जो आ रही है, जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान में बनाएंगे वो। अच्छा। तो उन्होंने सऊदी अरामको ने उस कंपनी का जियो का 40% हिस्से खरीद लिए हैं, 40% पार्टनरशिप हो गई। अच्छा, ये अच्छी बात है कि वो पार्टनरशिप होगी। अच्छा, पार्टनरशिप का मतलब है कि उनका अमल दखल होगा तो मैनेजमेंट में, इंतजाम में, तो इससे फायदा ये होगा। अच्छा, आरामको बहुत बड़ी जाहिर तंजीम है, उससे फायदा ये होगा कि जियो को एक अच्छा खासी मैनेजमेंट सपोर्ट मिलेगी, जियो को इंटरनेशनल फेम मिलेगा, जियो को के लिए दूसरी मार्केट खुल जाएगी। अच्छा, आरामको के लिए पाकिस्तान की मार्केट खुल जाएगी। जाहिर अब वो जियो के जरिए जो है वो अपने पेट्रोल पंप बढ़ाएंगे। अब वो ये चाहते हैं, ये लोग, आरामको चाहती है कि भाई अब हम खुद पेट्रोल, हम डीजल ना बेचें, हम वो रॉ मटेरियल ना बेचें, बल्कि हम अपने पेट्रोल बेचें। अब रिफाइंड प्रोडक्ट बेचें अपनी। बिल्कुल, उससे होगा कि जियो को एक तरीके से सरमायाकारी अच्छी नसीब मिल जाएगी उसकी शक्ल में, आरामको की शक्ल में। और आरामको का फायदा ये है कि जियो की जो टीम है, कुछ जिन लोगों को मैं जानता हूँ, ये खासे माहिर किस्म के लोग हैं। इससे खुद आरामको का बड़ा फायदा होगा कि आरामको को जो है महारत वसी, क्यों आरामको का अभी मार्केटिंग का, यानी प्रोडक्ट की मार्केटिंग का तजर्बा नहीं है। वो खाम तेल की मार्केटिंग में बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, वो ये तजर्बा उनका नहीं। तो इसलिए होगा कि वेल्वो लाइन अमेरिका में और जियो पाकिस्तान में, इसके जरिए बहुत बड़ों का मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, इनको तरबियत का मौका मिलेगा। जियो का फायदा है कि उसको सरमायाकारी के मौके मिलेंगे, सऊदी के जरिए फंड उनको मिलेंगे। और ये मुझे लगा कि अगर ये काम ठीक से चल जाए तो ये पाकिस्तानी, इससे बहुत सारी जॉब क्रिएट होगी, बल्कि इसकी वजह से फायदा ये होगा कि आरामको की बड़ा बिजनेस एक्सप्लोरेशन में भी है। तो बहुत मुमकिन है ये जियो जो है पार्टनरशिप करे तो दूसरी अदारों के साथ, और जो ईएनपी का काम है, एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन, वो भी बढ़ जाए। तो एक लिहाज से ये मैं समझता हूँ शायद इस साल की सबसे अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि जियो का एक अलायंस इतनी बड़ी अदारे से हुआ है, जो मतलब दुनिया में जिसका जो मतलब एक मेयार है ऑयल एंड गैस का। तो अब अल्लाह करे कि हमारे यहाँ बड़ी बदनसीबी है कि हमारे ब्यूरोक्रेसी का रवैया बड़ा खराब रहता है कारोबार के मामले में। लेकिन बहरहाल आपको मालूम है सऊदी अरब का अपना रोब है, यानी एक बार बहरहाल अच्छी बात इसमें यह है कि चूंकि इसमें आरामको इन्वॉल्व है, चूंकि और आरामको इन्वॉल्व खाली पैसे नहीं दे रही है बल्कि पार्टनरशिप है, यानी वो उनका 40% बिजनेस के अंदर। तो मुझे यकीन आरामको से पंगा लेना हमारे बाबू लोगों के लिए बड़ा मुश्किल और फिर नवाज शरीफ साहब के अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सऊदी अरब के साथ, तो आने वाले वक्तों में ये नजर, अगर वो क्योंकि वो अच्छा रहेगा ये, मतलब आने वाले वक्तों में एक अलायंस तो उनका बहरहाल मौजूद है, और सऊदी अरब के साथ उनके अच्छे अलायंस भी है नवाज शरीफ साहब के। तो लगता ही है कि ये जो छोटे इस तरह के बिजनेसेस आगे हमें और भी नजर आएंगे, और बागडोर होती हुई नजर आ रही है हमें। और नहीं, दूसरे एक और आपको याद होगा कि उसके दौर में, इमरान खान के दौर में, उन्होंने तजवीज एक बात आई थी गवादर में रिफाइनरी बनाने की। जी, वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। उसकी वजह मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, लेकिन उसकी वजह ये थी कि जो उनके मुशीर पेट्रोलियम थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उनकी सारी दिलचस्पी जो थी वो LNG में थी, अपने कारोबार में थे, अपने कारोबार करते थे, ये कारोबार करते थे बिल्कुल। उन्होंने अपने जमाने में काफी मिसगाइड किया, और
खाकान अब्बासी के खिलाफ काफी कीचड़ भी उछाले थे उस जमाने में, मुझे अच्छी तरीके से याद है। हालांकि अब हमें अंदाजा होता है कि यार वो जो उस वक्त डील की गई थी वो बेहतर थी, इसलिए कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा था उस वक्त भी, और आज भी गुजर रहा है, जब तक हम अपनी ये देखो अपने दूसरे ऐसे रिसोर्सेज तो बिल्ड। देखिए एक और आरिफ साहब, उसमें इस करप्शन का इसलिए इसलिए इम्कान बहुत कम था कि बरह रास्त कतर की हुकूमत से मामला। अब एग्जैक्टली। अगर हम ये कहें कतर की हुकूमत हम रिश्वत खाती है तो वाकई तो वो बड़ी यानी तो बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ, तो वो बिला वजह तो जिसमें नहीं थी, इसलिए वो मामला जो है वो मेरा आगे ख्याल बढ़ गया है था। इमरान खान साहब की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि उनको जिसने जो बता दिया वो उसके पीछे दौड़ पड़े। अब अच्छी और बात आज है कि इसमें अच्छी बात है कि सरकार इन्वॉल्व नहीं। देखिए एक बात ये होती है, हाँ, बहरहाल होता है, लेस गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। यानी एग्जैक्टली। हुकूमत जो इन्वॉल्व ना हो, ये दोनों कारोबारी लोग हैं, यानी जियो भी ठीक ठीक कारोबारी है और ठीक। हमको भी कारोबारी, और दोनों का चले कारोबार एक है। चले, मेरा दुआ ख्याल है करते कि हैं, एक दुआ अच्छी करते डील हैं, रहेगी इंशाल्लाह। दुआ करते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया अब्दाली साहब आपका बहुत बहुत एक दफा फिर हमारे प्रोग्राम में आने का। इंशाल्लाह हम फिर जो है अगले हफ्ते नए मौजू के साथ आपके साथ फिर आएंगे। और इंशाल्लाह उस नाजरीन, ये थे जनाब मसूद अब्दाली साहब, पॉलिटिकल एनर्जी एनालिस्ट हैं, जो कि ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन करते हैं, नई नई खबरें बताते हैं हमें, और गजा के ऊपर उनकी एक नज़र है, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, पाकिस्तान के हवाले से, इंटरनेशनल हवाले से। वो जो है हमारा जो इंटरनेशनल अफेयर का हमने ये प्रोग्राम शुरू कर रखा है, इस हवाले से हमारे बहुत अहम मंदूब हैं जो हम तक खबरें पहुंचाते हैं। तो मेरे नाज़रीन, इसके अलावा हमारे पास हमने आज जो है, आपको पता है कि एक जो मैंने जिक्र किया है इंट्रो के अंदर भी, कि कार चोरी की बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं, और उसकी एक पूरी डिटेल आपको इंट्रो के अंदर मैंने बताई है। उसी हवाले से मैंने जनाब अब्दुल क़य्यूम मुफ्ती साहब को अपने प्रोग्राम में दावत दी है। तो आइए जनाब अब्दुल क़य्यूम मुफ्ती साहब से कार थेफ्ट के हवाले से बात करते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब्दुल क़य्यूम मुफ्ती साहब हमारे जनाब सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर हैं, ज़बरदस्त लीडरशिप है शहर की, और लिबरल पार्टी के भी ज़बरदस्त लीडर हैं जनाब, और उनकी भरपूर जो है हिमायत होती है, और 2 दफ़ा नॉमिनेशन का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं एमपी के हवाले से। बहरहाल आज मुफ्ती साहब के लिए एक अच्छी खबर यह है कि ट्रूडो गवर्नमेंट ने जो है वो बिलाखिर सीज फायर, जो आज रेजोल्यूशन जो यूएनओ के अंदर आई है, उसकी हिमायत की है। अगरचे कि बहुत सारे यूरोपियन ममालिक ने उसको एब्सटेन किया है, और 10 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने उसकी हिमायत, उसकी मुखालफत भी की, जिसमें अमेरिका, इसराइल, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है उसके अंदर। तो कैसे देखते हैं आज इसको, आप इस सीज फायर की रेजोल्यूशन को, कनाडा के गवर्नमेंट को उसको फेवर करने में? जी, ये यकीनन इसका बहुत देर से इंतजार था जो सिचुएशन गजा में हो रही है, और जितना ह्यूमन लाइफ का लॉस हो चुका है वहाँ पे। आप देखिए कि तकरीबन 18,000 सिविलियंस की लाइफ जा चुकी है, जिसमें 75% जो है वो बच्चे हैं उसमें, और ख़वातीन हैं। तो एक मुसलसल कोशिश थी हमारी सबकी कि ये इस पे कोई ऐसी बात हो इसको स्टॉप किया जाए, इस जो हालात चल रहे हैं। तो बिलाखिर देखें, कनाडा गवर्नमेंट का हमेशा से बड़ा स्टैंड रहा है कि आप कनाडा के अगर ऑफिशियल उस पर जाइए तो आपको पता चलेगा कि कनाडा जो है अपने ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हमेशा मानता है, और इसके ऊपर यूएन रेजोल्यूशंस को बिल्कुल बैक करता है। लेकिन ये था कि सीज फायर के ऊपर बहरहाल इसमें देर हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि देर हुई, लेकिन इसको बिलाखिर इसको सपोर्ट कर दिया गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव मैं समझता हूँ स्टेप है। बहुत से कुछ और लीडर ऐसे हैं जिन्होंने इस तरफ बल्कि बहुत ही एक्सट्रीम स्टैंड लिया हुआ है, जिसमें उसकी बात ही नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बिलाखिर आवाम की राय सुन ली है, और ख़ास तौर पर जो पीस लविंग जो कम्युनिटीज़ हैं सारी, और मेजॉरिटी हमारे सारे पीस लविंग है, तो बिलाखिर उनकी बेइंतहा यानी कोशिशों के बाद ये मरला बिलाखिर आ चुका है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छी खुश नहीं, मेरा ख्याल है कि जो 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 सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो एक बड़ी तादाद जो कि लिबरल पार्टी के अंदर जो खुद भी मौजूद है, और वो एक बड़ी इमिग्रेंट कम्युनिटी है जिसने इसको कोशिश की है, बड़ा फोर्स लगाया है, जोर लगाया है लिबरल पार्टी के ऊपर कि एमपीज पे वो के पास पहुंचे। फिर एनसीसीएम है, जस्टिस फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन लोगों ने मिलकर काफी प्रेशर बिल्ड किया है कनाडा के अंदर के जस्टिन ट्रूडो साहब को बुलाकर अपनी जो कैबिनेट है या अपनी जो कॉकस है उसके साथ उसको इस बात पर कन्विंस करना पड़ा है। ये खुद भी कन्विंस हुए हैं कि वो सीज फायर की रेजोल्यूशन की जो है ना हिमायत करें। उन्होंने एक अच्छी बात की है ट्रूडो साहब ने, वो आज के अपने बयान के अंदर उन्होंने कहा है कि जी हम जो है वो तमाम अपने जो पार्टनर्स हैं, जिसमें अमेरिका ज़ाहिर बात है शामिल है, सफ़े अव्वल है, हम तमाम पार्टनर्स के साथ जो 2 स्टेट का जो सोल्यूशन है हम उसकी भरपूर हिमायत करेंगे और उसके साथ मिलकर काम करेंगे। तो उन्होंने अपने आप को कवर भी किया है और कोशिश की है कि वो सीज फायर के खिलाफ बात भी करें।
तो कि ये मैंने वैसे पहले अर्ज की ना कि कनाडा का बड़ा क्लियर स्टैंड है शुरू से जी ही। जी अगर जी ऑफिशियल स्टैंड देखें कि उसमें टू स्टेट सोल्यूशन की बात कनाडा करता है हमेशा। हाँ और इवन ये भी बात करता है कि जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं उनको 1967 के बॉर्डर पे वापस जाना चाहिए यूएनओ रेजोल्यूशन के मुताबिक। ठीक तो है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है ये बड़ी खुशाइंद बात जो हुई है वो हम्म ये है कि इसने एक जो ना कम्युनिटीज को गैल्वनाइज कर दिया हाँ हाँ कि जो फोकस जो था वो ह्यूमैनिटी के ऊपर था। हाँ और हाँ है बल्कि हमें देखें हमें ये दुख भी है कि वो इजरायलीज भी जो सिविलियंस इसमें उनका मर्डर हुआ है उनकी डेथ हुई है वो हमें उसका भी लॉस का हमें बड़ा अफसोस है क्योंकि इंसानी जान देखें सबके लिए बराबर और है। अभी भी 138 जो है वो कैप्टिव मौजूद हैं, मतलब हमास के पास। ये भी एक मतलब ये कि और वो दोनों तरफ से बहुत एक्सट्रीम पोजीशन है, इसराइल की तरफ से भी कि वो सीज फायर नहीं करना चाहता, और हमास भी जो है वो कैप्टिव को अब रिलीज नहीं कर रहा है। बहरहाल ये तो एक ऑन गोइंग सिचुएशन है। मुफ्ती साहब, जो गुफ्तगू हमने करने के लिए, लेकिन बहरहाल ये आज की इंपॉर्टेंट खबर थी, इसलिए जब आपको हमने मधु किया था वो तो खबर ये थी कि जनाब की कार चोरी के हवाले से ना आप बड़े अहम हैं शहर के अंदर, कि पहले 2 गाड़ियां चोरी हुई और आपकी फिर कल रात जो है वो किसी ने फिर जो है वो जनाब आपकी एक और गाड़ी जो है ना वो आपकी आज वीडियो में देख रहा, तो मैंने कहा यार इस हवाले से गुफ्तगू करनी चाहिए, थोड़ी सी उसकी मालूमात कि कितनी गाड़ियां इस साल चोरी हो चुकी हैं। 9780 के करीब जो है ना गाड़ियां चोरी हुई हैं इस साल, एक बड़ा फिगर है, और अभी पूरा गैंग भी पकड़ा है पुलिस ने। तो सबसे पहले तो आप अपनी जो कार के हवाले से ना कि उसमें जो 2 गाड़ियां थी उसमें से कितनी गाड़ी वापस मिली है, फिर ये बताइए जो कल वाली खबर है उसके अंदर कैसे देख रहे हैं आप चीजों को। जी मुझे लगता है इन चोरों को मुझसे कुछ ज्यादा मोहब्बत हो गई है बल्कि मैं सोच रहा था कि मैं आइंदा से अपने ड्राइवे में टेबल रख दूं जिसपे कोई कुकीज और कोई ड्रिंक्स वगैरह भी रख दूं ताकि बेचारे वो इतनी मेहनत करते हैं आने के लिए बार बार चले जाते हैं। हाँ हाँ तो बहरहाल ये तो एक मजाकिया उसकी तरफ थी। हाँ लेकिन ये मेरी आपको मालूम है जैसे कि शुरू में जनवरी में मेरे घर ब्रेक इन हुआ और मेरे घर से चाबियां उठा के मेरी ड्राइवे से 2 गाड़ियां, एक नहीं 2 अच्छा गाड़ी वो लेके चले गए। तो बाहर लेकिन ये कि ये था कि वो गाड़ी कुछ अर्से बाद मुझे पुलिस ने एक्चुअली कैप्चर कर ली। हम्म, तो उनमें से एक गाड़ी मुझे वापस मिल गई थी, अच्छा दूसरी नहीं मिल सकी वो क्योंकि लेट हो गए थे। हाँ तो बहरहाल ख्याल ये था कि शायद अब ये दैट्स इट, अब हो चुका, काफी हो चुका। हाँ लेकिन अब ये परसों की बात है कि हाँ सुबह फजर के बाद जो है वो बाहर निकलने के लिए गए तो देखा कि उसका ग्लव कंपार्टमेंट भी खुला हुआ है, अंदर वो कुछ चीजें फैली हुई हैं। तो हाँ बड़ा अजीब सा लगा ये क्या माजरा है। फिर मैंने बेटे से पूछा, उन्होंने कहा मैंने तो नहीं खोला था। तो हाँ। बाद में घर आके मैंने अपना वीडियो कैमरा सिक्योरिटी कैमरा को जब चेक किया तो वहां पे नजर आ गया मुझे, जो मैंने वीडियो आपसे शेयर भी की है सोशल मीडिया पे। लेकिन वो खोल कैसे लेते हैं आपकी गाड़ी को, मतलब उसकी तो गाड़ी तो खोलना आसान काम नहीं है इतनी तेजी से। मैं देख रहा था कि या तो एक तो मुझे वो लग रही थी आपकी वीडियो के अंदर कोई खातून है जो कि चलकर आई है और उन्होंने दरवाजा खोला, मुझे ऐसा लगा। पता नहीं मुझे जेंट्स है खातून है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लग रहा वीडियो से कि खातून थी। जी वो कुछ कह नहीं सकते, इतना क्लियर नहीं था वीडियो में। हाँ हाँ लेकिन ये तो जो पहले जो वाकया हुआ ना उसमें उनको खोलने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो अंदर आके गाड़ियों की चाबियां लेके चले गए थे। अच्छा अच्छा ठीक तो है। वो तो जाहिर है उनकी चाबी थी तो उसने कोई हर्ज नहीं था। लेकिन इस दफा जो हुआ है वो ऐसा महसूस हुआ या तो ये कि वो जो ऑटो लॉक होता है वो काम नहीं किया गाड़ी का। हाँ हाँ नॉर्मली मैं उसको मेक श्योर करता हूँ कि लॉक हो जाए, हाँ हाँ और या तो काम नहीं किया या उन्होंने पीछे से, क्योंकि ऐसा है कि वो आपने देखा होगा वीडियो के अंदर वो काफी तेजी से आए हैं और रुके हैं हाँ यहीं पे आके। हाँ उनको मालूम है ये गाड़ी है, हाँ इसको उठाना है, और हाँ इसका मतलब उन्होंने या तो पीछे से उनको समहाउ रिमोट से खोल लिया गाड़ी को हाँ हाँ और अंदर आके, लेकिन वो उनका रिमोट नहीं चला होगा गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। तो हम्म। आपने देखा उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की, जब वो नाकाम हो गए और उसके बाद चले गए। अच्छा उसके हाथ तो में ना एक कागज भी था, मैं देख रहा था कि जो एक कागज था उसके ऊपर मुझे नहीं मालूम कोई स्कैन था क्या था मुझे नहीं मालूम है। आई डोंट नो, दैट्स आई फील एज वेल। एक हाथ में उसकी टॉर्च थी जब अच्छा वो आया था। हाँ हाँ तो दूसरी रात का मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके पास चंद लम्हे होते हैं हम्म और उसमें वो कामयाब नहीं हुए तो वो वापस चले गए। हम्म तो लेकिन ये कि ये एक मैं इसको बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि ये बड़ा एक इसको एंडेमिक बन चुका हाँ है ये जो हाँ काम है। तो ये बहुत ही, और खाली इसमें कोई मिसिसागा में या पील में नहीं, पूरे कनाडा वाइड ये बहुत ज्यादा यानी ना फैल चुका क्यूबेक है। क्यूबेक के अंदर भी है इस वक्त सबसे ज्यादा कारें जो हैं वो या तो जीटीए के अंदर है या क्यूबेक के अंदर है, तो ये 2 ही जगह हैं सबसे ज्यादा जो कारें चोरी हो रही हैं इस वक्त कनाडा अब के देखें, अंदर। मेरे सामने ये पील पुलिस के स्टैट्स हैं। हाँ हाँ तो जनवरी से अक्टूबर तक तकरीबन 7,000 गाड़ियां जो है चोरी हो चुकी हैं पील के अंदर। जी 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 जी। और अभी ये मैं दूसरी पूरे जगह साल छोड़ दें, ऐसे पील की बात हो रही है तो। पूरे साल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको
जनवरी से अक्टूबर टुडे जी जी अक्टूबर। जबकि 2020 में पूरे साल में 3,376 गाड़ियां चोरी हुई थी। अब ये देखें, और फिर ये क्या है कि 2020 में ये था, अच्छा 2021 में जाते हैं तो वो 4100 से ऊपर चली जाती हैं, और 2022 में जाते हैं तो पूरे साल की फिगर जो है 6,000 से ऊपर चली जाती है। अब आप देखें कि मैं आपको सिर्फ 10 महीने का बता रहा हूँ और उसमें 7,000 ऑलरेडी हो चुका है। एक ट्रेंड है जो 2020-21 से चला जा रहा है, और ये वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसमें मैं एक जो बात पे हमेशा जोर देता हूँ वो ये कि देखें, ये किसी एक पुलिस डिपार्टमेंट का या किसी भी एक एरिया का काम नहीं है, क्योंकि देखिए ये पूरा एक नेटवर्क है। आपने भी खबर पढ़ी होगी कि अभी 4-5 दिन पहले जो एमटी ऑफिस के कई एम्प्लॉयज जो थे वो पकड़े गए थे, जो चोरी शुदा गाड़ियों की विन नंबर्स को चेंज करके उनकी बुक्स वगैरह दिया करते थे, ओनरशिप जो है। जी जी तो इसका मतलब है कि इसमें आपके एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वेदर इट इज फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट, इसके अलावा आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके अलावा सी पोर्ट, इसके अलावा आपके जो एमटीओ ऑफिस, एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड एवरी डिपार्टमेंट नीड्स टू कोलैबोरेट। अब होता है, अच्छा इसमें एक आम शिकायत ये भी आई है कि मैंने भी फेडरल किसी एमपी से बात की, अभी कल मुझे किसी ने मेरी ये वारदात का सुन के जो हुआ सानिया, तो सानिया तो नहीं हुआ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच गए उसमें। तो मुझे किसी ने कॉल किया, उन्होंने भी कहा कि हमने किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात की थी और उन्होंने छूट दी, ये कहते ये हमारा काम नहीं है, ये तो जी लोकल काम है। तो हमें ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे मैंने अर्ज की कि वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो या लोकल हो, हमें सबको पुश करना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि ये भाई इट्स अ केओस वी आर हेडिंग फॉर। अब ये आपको सुकून नहीं है। अब देखे ना, किसी घर में कोई अगर आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस आपका शेक हो जाता है कि आप के घर की प्राइवेसी आपके स्टेक पे है, पता नहीं वो कि उसको उसके पास असला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाउ दे कैन कम। और अभी कई चीजें आपने देखी होंगी, कई वाकया देखे होंगे। मैंने अभी रिसेंटली एक ब्रैंडटन का वाकया देखा कि एक सिख कम्युनिटी से एक साहब थे, अपनी ड्राइववे में गाड़ी थी, वो स्टार्ट कर रहे हैं और 3-4 लोग हाँ आके वो वीडियो डली हुई थी बिल्कुल, मैंने मेरी नजरों से भी गुजरी। लोग आए और जरा वो लेकर चले गए। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं और मुझे लगता है कि क्राइम, अच्छा ये सिर्फ ये नहीं, आप देखें कि मैं पिछले दिनों जो खबर पढ़ रहा था वो ये था कि बहुत सारे ये जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के ट्रक होते हैं उनका कंटेनर्स में से बड़ा सामान चोरी होता रहा है, और वो भी पुलिस ने जो है वो तकरीबन जो है वो 1,000 कंटेनर के करीब को पकड़े हैं जो कि वो चोरी हुए थे सामान। तो वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान है जो कि ना चोरी हुआ है। यानी कि ये एक पूरा लगता ही है कि पूरा जो है ना वो एक पूरा गैंग बन चुका है। वो पूरा मतलब तेजी के साथ हमारे माशरे में, जब हम पहले जब आए थे आज से 15-16 साल पहले, इस तरह की खबरें हमें सुनने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं। इसकी क्या वजूहत है वैसे मुफ्ती साहब? आप तो सोशल पॉलिटिकल लीडर भी हैं, आप सोशोलॉजी के हवाले से भी आपकी एक नजर है शहर का, आप भी बहुत अरसे से इसके अंदर हैं, आप भी देख रहे हैं, तो क्या वजूहत है इसकी? देखिए, इसमें जो आम तौर पर बात कही जाती है ना, जब हालात इकोनॉमिकली अगर अनस्टेबल होते हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, तो उसमें डेस्परेशन में जो है ना आपके क्राइम रेट बढ़ जाता है। तो वो किसी किस्म पर भी क्राइम रेट हो, उसमें एक ये भी शामिल। अब ये हुआ ये है कि ये जो कोविड-19 के सिलसिले में ये गाड़ियाँ और पार्ट्स वगैरह मुहैया होने मुश्किल हो गए थे, तो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग पे असर पड़ा। उससे क्या हुआ कि आपकी ऑटो सप्लाई कम हो गई, और उसमें क्या हुआ कि आपकी जो है डिमांड जो है गाड़ियों की बढ़ गई। अगर आज आप जाइए कोई नई गाड़ी लेने के लिए, तो अक्सर गाड़ी आपको मिलती नहीं है, आपको 6 महीने का, 1 साल का वेट करना पड़ता है। तो उससे क्या हुआ कि आपकी यूज गाड़ियों की जो डिमांड है वो बढ़ गई। अब ये लोगों के लिए एक इजी मनी बन गई है कि भाई ठीक है, आप जाइए, जाके किसी की गाड़ी उठाइए और जाके मार्केट में बेच दे, कोई डिमांड है वहां पे। तो लेकिन और उसमें आपने ये भी सुना होगा कि वो उसमें एक पुर्जा होता है जो कैटलिस्ट कहलाता है, जिसमें गोल्ड लगा होता है। तो अब ये वारदातें भी होना शुरू हुई हैं कि अब गाड़ी तो खड़ी है, लेकिन वो नीचे घुस के उसको जरा काट के वो हिस्सा ले जाते हैं और वो अच्छे खासे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में बिक जाता है। तो ये चीजें जरूर अपनी जगह कायम हैं, लेकिन ये है कि हमारे इदारों को चाहिए कि वो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन करें
और अब देखिए ना, मैंने कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है, आपने कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है, तो मुझे उसके 100 चीजें उसकी जमा करवा के देनी पड़ेंगी, कि मैं ये चीज भेज रहा हूँ, इसका पूरा सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा और वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, अब आप ये देखें कि मेजोरिटी ऑफ जो व्हीकल्स जाती हैं वो उनकी आपके विन कैसे चेंज, कंटेनर विन चेंज कर लेते हैं। नहीं, और एक कंटेनर में जा एग्जैक्ट नहीं, वो और कंटेनर में जाती है हाँ नहीं, और कि ये कि इंटरनल देखें उनको, वो आज जो खबर में पढ़ रहा था वो सबसे अहम बात ये थी कि वो तमाम लोग जो पकड़े गए हैं वो किसी ना किसी तरीके से व्हीकल इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते रहे, उनको पता है प्रोसीजर का, और वो प्रोसीजर बिल्कुल। के जरिए क्या करते हैं, व्हीकल को जाके चेंज करा लेते हैं, और वो मतलब और उन अच्छा, फिर सबसे अहम बात ये कि वो तमाम के तमाम की एज जो है वो बिटवीन 20 to 36 के दरमियान है, बड़े यंग लोग हैं उसके अंदर जो पकड़े गए हैं। तो ये हमारे लिए बड़े ने बड़ा एक खौफनाक बात नजर आ रही है, जो मुझे नजर आता है, जो आपकी पहली बात के इकोनॉमिकल क्रंच बहुत सारे हैं कि जो नौजवान हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, और माशी तौर पर जो है गैर मुस्तहकम माशरा हो गया है जहां पर जुराइम में इजाफा होता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि ये जो 1 मिलियन आपने स्टूडेंट्स बुला लिए, अब जाहिर बात है वो स्टूडेंट्स में तो उसमें तो सारे स्टूडेंट्स नहीं होते, बहुत सारे फेक कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यहाँ पर भी वही काम शुरू हो गया जो यूके के अंदर। तो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर कोई आवाज इस हवाले से उठा भी रहा है या नहीं उठा रहा। देखिए, अभी जो ना, अभी रिसेंटली फेडरल मिनिस्टर ने अभी ऐलान किया है कि जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स के बुलाने की, हाँ, उसके लिए उन्होंने उसकी फीसें जो ना वो जो फंड्स है उसके लिए इजाफा कर दिया है। तो हाँ, इसका मतलब ये है कि वहां पे ये आवाज पहुंच रही है कि हाँ, ये देयर इज सम इशू ओवर देयर। अब हाँ, आपको याद होगा कि सीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो ये स्टूडेंट्स आते हैं हाँ, और वो बेकायदा जो जहाँ से आ रहे हैं वहाँ की जो सेटअप बना हुआ है, वहाँ पे भी काफी फ्रॉड चल रहा है। बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम नहीं दिया था, कोई एग्जाम कोई और देता है, और हाँ। वो आके जो है ना किसी और के नाम पे लिखा नहीं, जाता है। वो तो देखिए सीधे सीधा इसमें से मैं आपको बड़ी ईमानदारी बता दूं, सीधे सीधा एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर इमिग्रेशन लेने के लिए आती है, वो जो कुछ उनके पास होता है उसको बेच बाच के वो इसके ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, इस काम के ऊपर। उनको पता है यहाँ पर आएंगे, 2 साल रहेंगे जनाब, हमारे पीआर मिल जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगी, उसके बाद हमारा खाता शुरू हो जाएगा। और वो जाहिर बात है स्ट्रगलिंग के 2-3 साल होते हैं, वो इसका रिस्क लेते हैं वो लोग। तो एक तो ये कि गवर्नमेंट को पता है कि सब कुछ हो रहा है, और हाँ, मतलब ट्रूडो गवर्नमेंट इस हवाले से जो है वो बहरहाल मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव को हम बुरा तो कहते हैं बहुत सारी चीजों के अंदर, कोई एंटी इमिग्रेंट है, लेकिन बहरहाल इस हवाले से कोई अच्छी पॉलिसी सामने नहीं आई है ट्रूडो गवर्नमेंट की भी। नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, बात यह है कि हमें एक चीज का पता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है और हाँ, डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। हाँ, और यहाँ भी ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसे स्कूल्स हैं जो कि फेक हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने, जिनकी कैपेसिटी, लेट्स से अगर 300 स्टूडेंट रखने की है, तो वो 600 स्टूडेंट उन्होंने रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो वो कैसे मुमकिन है? आखिर हम इन पे क्रैकडाउन क्यों नहीं कर सकते? तो हमारे जो लॉज हैं, हमें उस पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और सख्ती करने की जरूरत है मजीद। हाँ, और हाँ, जैसे आपने बिल्कुल सही बात की कि जो लोग उसमें से 100% नहीं है, लेकिन हाँ, मेजोरिटी अक्सर ऐसी है, हाँ, जो उनको मेन एम उनका ये होता है, उन्होंने यहाँ पे आके इमिग्रेशन लेनी है, इसलिए हाँ, वो 1 साल का वो जमा पूंजी जमा करते हैं। हाँ, हाँ, उनको पता है कि 1 साल के बाद तो मैं ये जॉब कर लूंगा, मुझे कोई ना सर्वाइवर मिल जाएगा, हाँ, और उसके बाद 2 साल बाद अप्लाई अप्लाई कर देंगे इसके परमानेंट रेजिडेंट के लिए। तो ये फैक्टर जो है ना, ये हमें इसके ऊपर एड्रेस करने की सख्त जरूरत है। बल्कि मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट आता है, तो उसके लिए 1 साल की फी नहीं, बल्कि पूरे टेन्योर की, चाहे वो 2 साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, उसको वो सारा जो है ना उसका एसेट उसके शो होने चाहिए, उसके साथ उसको यहाँ पे ला के रखने चाहिए वो पैसे। अगर ये ना हो तो उसको आप एडमिशन ना दीजिए। हाँ, तो मेरे ख्याल है कम से कम हम ये कर सकते हैं कि इतना बड़ा बर्डन हम जो ले रहे हैं, अब देखें पिछले साल जो है 1 मिलियन स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल। हमारे यहाँ पर आए। जी, जी, तो लेकिन और फिर दूसरी बात ये भी आपने सुनी होगी कि वो स्टूडेंट जो है वो सड़कों पे वो कैंप लगा के बैठे हुए हैं, उनके बिल्कुल। पास टोरंटो के अंदर तो अभी भी यही सिलसिला जारी है, बड़ी रहने की तादाद है। जगह नहीं है। बिल्कुल आप सही चले बात। जाइए, मैं खुद क्योंकि रियल एस्टेट में भी हूँ, तो ऐसी जगहों पे मैं जाता हूँ, मेरा जाना होता है, जहाँ पे चंद 2-3 कमरों में जो है वो 12-12 लोग जो है ना वो रहते हैं, बिल्कुल रहते बीस होंगे। बीस रह रहे हैं। तो क्यों ऐसा मुमकिन है? तो ये चीजें हमें बिल्कुल देखने की है और बहुत ज्यादा इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, फॉर श्योर। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपके तशरीफ आवरी का और आपके टाइम देने का। बहुत अहम मौजूआत पे हमने गुफ्तगू की। इंशाल्लाह फिर आपसे वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे। एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत मोहब्बत है अरविंद जांगरी भाई, बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश है, आपने मौका दिया, आपने आपकी ऑडियंस से बात करने का।
शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस हवाले से जो है वो हमने मुफ्ती साहब से बात की और यकीनन जो है मुश्किल हालात हैं कनाडा के अंदर और आने वाले वक्तों के अंदर जराइम के ऊपर जो है वो काबू पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर बात है ये जराइम जो हैं वो क्राइसिस की वजह से, इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से जन्म लेते हैं और गवर्नमेंट अगर इकोनॉमिक क्राइसिस को नहीं देखेगी और तमाम फैक्टर्स के ऊपर नज़र नहीं डालेगी तो ये जराइम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि गज़ा के मुसलमानों और फ़लस्तीनी मुसलमानों की मुश्किलों का आसानियत फरमाए और जो 9 ममालिक जो है रह गए हैं इस रेजोल्यूशन के मुखालफत में उन्होंने वोट दिए, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दिलों में भी रहम डाले और वो तमाम लोग जो आज बाकी दुनिया जो इंसानियत के साथ खड़ी है वो 9 ममालिक भी जो है इंसानियत के साथ खड़े हों। लेकिन आज के दिन एक खुश आइन बात यह है कि कम अज़ कम एक बड़ी तादाद दुनिया की जो है वो जुल्म के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलती है और हमारे दिलों में कहीं ना कहीं इंसानियत मौजूद है। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह नए मौजू और नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us